एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अलॉय सोकोट्रेना मेडिसिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलॉय सोकोट्रेना मेडिसिन जो है इसका कॉमन नेम सोकोट्राइन अलोस है और ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, तो हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो अडेप्टेड टू इंडोलेंट वियरी पर्सन, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। ठीक है, कोई भी काम करेंगे, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे मेंटल एक्टिविटी हो, तो ये लोग करना नहीं चाहते। ठीक है, आलस खाते हैं ये लोग। उसके बाद वियरी पर्सन, मतलब इनको ज़िंदगी बड़ी अपनी हैवी लग रही है, इतने आलसी हैं, कोई काम भी बहुत मुश्किल भारी लग रहा है। ठीक है, हर काम इन्हें भारी लग रहा है। एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, ना ये दिमाग से मेहनत करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इनको पढ़ाई करने को बोला। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है, पढ़ाई करने को बोला, नहीं करना चाह रहा। आपने उससे बोला जब बेटा बाहर जाके खेल ले, खेलना भी नहीं चाह रहा। ठीक है, मेंटल लेबर फैटिग, और ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मतलब थोड़ा सा भी मेंटल वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप पर वर्क कर लिया, बहुत थकान होने लगेगी, जैसे अरे मैंने बहुत ईंटें पत्थर तोड़ लिए, ऐसा बिल्कुल थकान होने लगती है। ठीक है, तो आई रिपीट, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, उन्हें मेंटल काम नहीं करना, फिजिकल काम नहीं करना, ज़िंदगी बहुत भारी लग रही है अपनी, और वो थोड़ा भी काम करेंगे तो एकदम से थक जाएंगे। मेंटल लेबर से ख़ास तौर से एकदम से थक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओल्ड पीपल, स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स प्लिगमेटिक हैबिट, ऐसे एक तो ये बूढ़े लोगों को आप दे सकते हो, बूढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, और स्पेशली आप वुमेन्स, ऐसी वुमेन को दे सकते हो जो कि बिल्कुल सिल्लर टाइप की होती हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, आराम चाहिए। बिल्कुल सिल्लर टाइप की वुमेन होती हैं, मतलब बिल्कुल डम होती हैं कि आप उनसे कोई काम कहो। जैसे फॉर एग्जांपल, घर में दिवाली की सफाई हो रही है, राइट, दिवाली की सफाई हो रही है, सब लोग एक्साइटमेंट से सफाई कर रहे हैं, तो वो लड़की क्या होगी कि हाँ ठीक है चलो कर लेंगे सफाई, इस तरीके से, मतलब उसको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, एक तो फिज़िकल तौर पे ये बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, और दूसरा इमोशनल तौर पे भी वो अपने कोई भी इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करती। जैसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती, कोई अच्छी न्यूज़ आई तो बहुत ज़्यादा एकदम से खुश नहीं होगी। ठीक है, कोई एंगर वाला है तो एकदम से बहुत ज़्यादा एंगर शो नहीं करेगी। तो इस तरीके की वुमेन होती है, वो अपना इमोशन भी क्या है बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करती, और ना ज़्यादा एक्साइटेड होती कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी या एक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप से नाखुश है भाई, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता पर्सन, ना मेंटल वर्क करता, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आएगा, कैसे पर्सन ग्रो करेगा। ठीक है, तो पर्सन में हमें पर्सन डिससेटिस्फाइड देखने को मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन हमें पर्सन में देखने को मिलेगा, और खुद पर ही गुस्सा होगा। ठीक है भाई, कोई इंसान काम नहीं कर रहा तो खुद पर तो गुस्सा आएगा कि यार मैंने कल भी ये काम नहीं करा, परसों भी काम नहीं करा, या फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इस कंप्लेंट्स, अपनी कंप्लेंट्स पे गुस्सा आ सकता है कि यार ये दिक्कत क्यों हो रही है इसकी, मतलब जो भी उसको दिक्कत हो रही है उस पर गुस्सा आ सकता है उसे कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, ये सब। ठीक है, उसको अपनी कंप्लेंट्स पे गुस्सा आएगा। देन स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, तो जब पर्सन कॉन्स्टिपेशन रहेगा पर्सन को, जब पर्सन कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, अपनी कंप्लेंट्स के ऊपर। एक तो उसे बार बार जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो बार बार उसको स्टूल नहीं आएगा तो और गुस्सा आएगा। ठीक है, अपनी कंप्लेंट्स पे गुस्सा आएगा। देन फिजिकल जनरल्स, डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन causes the production of mucus in jelly like lumps from throat और rectum। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो डिजीज़ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज़ हैं, चाहे वो रेक्टम की हों चाहे नोज़ की हों। वैसे हम स्पेशली यहाँ पर रेक्टम के लिए देते हैं, जो पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनसे रिलेटेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, उनमें बेसिकली जो ज़्यादातर हम इनसे देते हैं मेडिसिन को। ठीक है, उसके बाद इस जैसे कि क्या होता है कि इसके थ्रोट में से, ठीक है, थ्रोट में से आ सकता है या रेक्टम में से आता है। जैसे म्यूकस होता है ना, वो बिल्कुल लम्स में आती है, बिल्कुल लम्स जैसे होते हैं ना, उसमें थ्रोट में से आएगी या फिर रेक्टम में से इसके म्यूकस आता है, और बिल्कुल जेली लाइक लम्स की तरह, जैसे जेली होती है और लम्स में हो वो। ठीक है,
अफेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेडिसिन है ये कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ज़्यादा फोकस करती है, जो रेक्टम और इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो अकॉर्डिंग टू एलेन्स की नोट ये सबसे ज़्यादा रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन पे फोकस करेगी, ठीक है। फिर एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, अब पर्सन को मन नहीं करता काम करने का। क्यों नहीं कर रहा मन? क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, राइट। उसको मेंटली भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, फिजिकली भी। क्यों? क्योंकि उसको मेंटली बहुत वीक फील होता है। और दूसरा, पर्सन को एक तो वीकनेस आती है, दूसरा पसीना भी बहुत आएगा, ठीक है। पेशेंट को वीक फील हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन है और पसीना, पर्सपायरेशन भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पर्सन को पसीना आने वाला है। देन हमारे पास हेड में क्या सिम्टम आता है कि हेडेक अक्रॉस द फॉरहेड, मतलब जो आपका माथे वाला एरिया होता है, फोरहेड, वहाँ पर हेडेक होगा, ठीक है। वहाँ पर हेडेक होगा और जैसे जैसे पर्सन चलता है तो हर उसके फुट स्टेप से, हर चाल से क्या होगा, पर्सन के दर्द जो है बढ़ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे पर्सन चल रहा है तो उसका फोरहेड एग्रावेट हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्रॉम विद हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोशिया, तो पर्सन को माथे के अक्रॉस, फोरहेड के अक्रॉस पेन रहने वाला है और उसे अपनी आंखें बहुत भारी रहेंगी और जैसे बोलते हैं ना जी मचला रहा है, नोजिया, ठीक है, जी घबराना, वो फील होगा पर्सन को। तो फॉरहेड अकेला नहीं है, फॉरहेड के साथ क्या क्या है, आइज़ भी हैवी हो रही हैं और पर्सन नोजिया भी फील कर रहा है। और चलने के साथ साथ क्या हो रहा है, चलने पे पर्सन का एग्रावेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद हेडेक की बात करते हैं तो वर्स फ्रॉम हीट, तो जैसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको हीट में जाने से, गर्मी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ वैसा ही कुछ हाल है। तो पर्सन को हीट की वजह से, जब वो हीट में जाएगा तो उसको और तेज़ से हेडेक होने लगेगा, ठीक है। तो और कोल्ड एप्लीकेशन लगा लिया, कुछ ठंडा ठंडा लगा लिया तो पर्सन को आराम मिलेगा, ठीक है। तो हीट से तो क्या हो रहा है, एग्रावेशन हो रहा है, मतलब पर्सन का हेडेक हीट में जाके, गर्मी में जाके बढ़ रहा है और कोल्ड एप्लीकेशन लगाने से क्या, पर्सन को आराम मिल रहा है। सेम हम आर्सेनिक में भी देखते हैं, राइट। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग विद लम्बागो, लम्बागो हम बोलते हैं बैक पेन को, कि पर्सन को एट अ टाइम जब हेडेक हो रहा होगा तो उसी टाइम पर पर्सन को लम्बागो, मतलब कमर में भी उसके दर्द हो रहा होगा। तो हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद लम्बागो, तो हेडेक के साथ बैक एक भी हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि पर्सन को हेडेक क्यों हो रहा है, इनसफिशिएंट स्टूल, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब पर्सन को उसका स्टूल इनकम्प्लीट पास हो रहा है, ठीक है, या इनसफिशिएंट स्टूल पास हो रहा है, तो पर्सन को उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या, हेडेक की कंप्लेन आने लगी है। तो उस केस में भी ये अलोय सोकोट्रिना बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये पेट से जुड़ी कंप्लेंट्स जो होती हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद डायरिया की बात करते हैं। तो डायरिया में हमें देखने को मिलता है कि हैज़ टू हरी टू द क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब जैसे पेशेंट ने जैसे ही एकदम से कुछ खाया, ठीक है, कुछ खाया, उसके बाद एकदम से पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे कुछ पी भी रहा है ना, तो उसके बाद भी एकदम से पेशेंट को मोशन आएगा, उसको जाना पड़ेगा वॉशरूम, ठीक है। उसके बाद विद वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंस्टर एनाई, ठीक है, उसको एकदम से भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है यार उसका स्पिंस्टर एनाई, मतलब एनस रोक नहीं पाएगा स्टूल को, ठीक है, तो एकदम से उसे भागना पड़ रहा है वॉशरूम, ठीक है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, अब क्या होता है पेशेंट के साथ, पेशेंट की आंख भी इसीलिए खुल जाती है, सो रहा होगा, नींद भी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ पेशेंट को स्टूल आ रहा है और जल्दी से पेशेंट को भागना है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका एनस होल्ड नहीं कर पाएगा फीसेस को, ठीक है, उसका स्पिंस्टर एनाई, जो एनस का स्पिंस्टर है, वो फीसेस को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एकदम से बेड में अर्ली मॉर्निंग उठ के पेशेंट जाता है और वॉशरूम के लिए भागता है। व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, जब पेशेंट गैस पास करता है तो उसे ऐसा लगता है कि स्टूल भी उसके साथ पास हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कोलिक पेशेंट को कैसा होता है कि पेशेंट को जो पेट का एरिया है वहाँ पर पेन सा फील होगा। और कैसा पेन होगा, एक तो राइट लोअर पोर्शन ऑफ अब्डोमन का जो राइट पोर्शन है उसका भी कौन सा, लोअर। तो अब्डोमन का लोअर राइट पोर्शन पे पर्सन को कैसा पेन फील हो रहा है, कटिंग पेन फील हो रहा है। तो कटिंग ग्रिपिंग पेन, पर्सन को ऐसे कोई चीज़ जकड़ रही है, ठीक है, जकड़न वाला, ग्रिपिंग वाला पेन, जकड़न वाला, और कटिंग जैसे कोई चीज़ काट रही है, ठीक है। तो लोअर राइट पोर्शन में कटिंग और ग्रिपिंग पेन पेशेंट को फील होने वाला है। उसके बाद एक्सक्रूशिएशन मतलब, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब ये होता है कि पेशेंट को छिल जाना, ठीक है। कोई चीज़ जैसे पेशेंट जहाँ से स्टूल पास करेगा तो एनस छिल गया, ठीक है। तो एक्सक्रूशिएटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे पेशेंट स्टूल करके आया, ठीक है, स्टूल करने से पहले, ठीक है, और ड्यूरिंग स्टूल उसके साथ क्या होगा, उसका एनस छिल रहा होगा, उसको ऐसी फील आ रही होगी, ठीक है। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि जितने भी जो पेन हो रहे हैं पेशेंट के, ठीक है, जो कटिंग ग्रिपिंग जैसे भी पेन हो रहे हैं, तो वो स्टूल करने के बाद पेशेंट के ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, तो पर्सन को क्या बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, ठीक है, वीकनेस फील होगी, पसीना आएगा, और अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। देखिए ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन और नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंस होता है कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को कोई अर्ज नहीं होती। ये इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि पर्सन को अर्ज भी नहीं हो रही स्टूल करने की। बट कॉन्स्टिपेशन में नॉर्मली होता है कि पेशेंट को अर्ज हो रही है कॉन्स्टिपेशन स्टूल करने की, कि उसे लग रहा है उसका पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा और अर्ज भी हो रही है। बट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इज सीवियर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन जिसमें अर्ज भी नहीं होती, ठीक है, और स्टूल भी ज़्यादा सा नहीं आता, ठीक है। तो क्या हुआ कि अटैक्स प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जैसे पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हुई, ठीक है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हुई, अब उसके बाद पर्सन को कोलिक होना शुरू हो गया, उसके बाद पेशेंट के पूरे एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, तो उसमें हम इस मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग, देखिए पेशेंट को तो अभी हमने देखा था फिजिकल जनरल्स में कि बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, एक्सट्रीम पर्सपायरेशन थी और उसके साथ एक्सट्रीम वीकनेस भी थी, तो ये तो हमने देखा था। तो इसको कोलिक में भी एक्सट्रीम स्वेटिंग है, एक्सट्रीम पर्सपायरेशन है, ठीक है, एक्सट्रीम वीकनेस है, ठीक है। उसके बाद फ्लैटस ऑफेंसिव, तो ये जो गैस पास करेगा वो बहुत ऑफेंसिव होगी, ठीक है, बहुत बदबूदार होगी, बर्निंग होगी, और इसके जो फ्लैटस होगा, जो गैस ये पास करेगा उसके बाद इसको बर्निंग फील होगी, ठीक है, कोपियस फील होगा, और क्या होगा कि मच फ्लैटर्स विद स्मॉल स्टूल, तो इसको ज़्यादा गैस ज़्यादा पास होगी, ठीक है, स्टूल इतना नहीं आएगा, स्टूल कम आ रहा है बट गैस ज़्यादा पास हो रही है। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस, और उसके जैसे फ्लेटस गैस पास करने के बाद पेशेंट को एनस में बर्निंग फील हो रहा है, ठीक है। देन स्टूल का कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री, तो क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनमें कि स्टूल जो है सॉलिड स्टूल पास हो रहा है, लिक्विड नहीं है, तो सॉलिड स्टूल पास हो रहा है और बहुत सारा म्यूकस आ रहा है, उसमें क्या है, बहुत सारा म्यूकस आ रहा है, और बिना उसके मतलब वो उसे पता भी नहीं चल रहा कब पास हो गया, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री जब सॉलिड स्टूल और मासेस ऑफ म्यूकस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस आने वाला है, तो जब ये इनवॉलेंट्री पास होगा तो हम दे सकते हैं। और पेशेंट को डायरिया के दौरान भूख बहुत लगेगी, ठीक है, तो पेशेंट को डायरिया के दौरान भूख बहुत लग रही है। देन स्टूल से पहले रम्बलिंग वायलेंट सडन अर्जिंग, ठीक है, स्टूल करने से पहले इसको एकदम से बहुत तेज़ से प्रेशर आएगा, ठीक है, कि यार मेरे को जल्दी से जाना है, ठीक है, तो इसको क्या वायलेंट बहुत तेज़ वाली अर्जिंग होने वाली है। जैसे कि अभी हमने जो डायरिया में इसके डिस्कस करा था कि पेशेंट को एकदम से भागना पड़ रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या रहने वाला है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पेशेंट को अर्जिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है, वायलेंट वाली, कि उसको बेड से ही भागना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी वही है कि वायलेंट अर्जिंग रह रही है, और रैक्टम बहुत भारी भारी लग रहा है, जैसे कि रैक्टम में स्टूल है
तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट को अपना रेक्टम ही भारी भारी लग रहा है। ड्यूरिंग स्टूल टेनेस्मस विच मच फ्लैटस, तो क्या स्टूल के दौरान क्या होता है, पेशेंट को पूरे पेट में बहुत दर्द होता है, ठीक है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास हो रहा है, कि मतलब कि जब पेशेंट स्टूल कर रहा है ना, तो उसको स्टूल पास करने में एनस नहीं, पूरे पेट में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा गैस पास हो रही है। आफ्टर स्टूल करने के बाद पेशेंट को फेंट फील हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट को बहुत वीकनेस आ रही है, ठीक है, उसको बेहोशी सी आ रही है, ठीक है। तो हमें ये करेक्टर देखने को मिलता है अलोए में। देन हेमोरॉइड्स, पेशेंट को हेमोरॉइड्स कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे, एक तो मतलब पुराने हैं, ठीक है, ब्लू कलर के हैं और बिल्कुल ग्रेप्स का जैसे बंच होता है ना, वैसे ग्रुप में है, बंच में है, ठीक है। कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, और ऐसा लग रहा है कि वो रेक्टम से निकल रहे हैं। देन ब्लीडिंग वाले हैं, राइट, और बहुत दर्दनाक हैं, बहुत दर्द हो रहा है छूने में, टेंडर हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हैं, ठीक है। हॉट हैं, गर्म होंगे, और जैसे कोल्ड वाटर पेशेंट डालता है उस पर अपने पाइल्स पे तो उसको आराम मिलता है, पर इंटेंस इचिंग है, बहुत ज़्यादा इचिंग है, ठीक है। इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, अब पेशेंट को, ऐसे पेशेंट जिनको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग होती है एनस में कि वो सो भी नहीं पाते, ठीक है, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, सो भी नहीं पा रहे बेचारे, तो उनको हम अलोए दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन में हम देखते हैं कि इच अपेयर्स ईच अदर एज विंटर अप्रोचेस, तो जैसे जैसे विंटर आता है तो विंटर के साथ साथ क्या पेशेंट को इच आ जाती है, जो खुजली वगैरह है वो चीज़ होने लगती है पेशेंट को स्किन में। देन मॉडलिटीज़ देखते हैं, तो एग्रावेशन, अर्ली इन द मॉर्निंग हम देख रहे थे ना, पर्सन को डायरिया के लिए एकदम भागना पड़ रहा था डायरिया में, तो हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में क्या एग्रावेशन है। देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री, अब ये पेशेंट ना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता ना मेंटल, तो सिंपल बात है, इसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री हमें देख के पता चल रहा है। देन हॉट एंड ड्राई वेदर में पेशेंट को दिक्कतें बढ़ने वाली है, ठीक है, तो पेशेंट को हॉट की वजह से कोई चीज़ गर्म है उससे दिक्कत बढ़ रही है, ड्राई वेदर से दिक्कत बढ़ रही है। देन ड्रिंकिंग के बाद और ईटिंग, खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद पेशेंट को दिक्कत बढ़ रही है। देन स्टैंडिंग और वॉकिंग, तो चलते वक्त भी क्या पेशेंट को दिक्कतें बढ़ रही हैं। देन एमेलियोरेशन, आराम किससे मिल रहा है, कोल्ड वाटर, जैसे अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि पेशेंट को अपने हीमोरॉइड्स पे ठंडा पानी डालने से आराम मिल रहा था और उसके हीमोरॉइड्स कैसे थे, हॉट थे, तो कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर से पर्सन को एमेलियोरेशन मिलेगा। देन डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल, तो जैसे ही पेशेंट, अभी हमने स्टूल पढ़ा था कि पेशेंट जैसे ही स्टूल डिस्चार्ज कर रहा था उसके सारे पेन सीज हो जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो जब जैसे पेशेंट अपना गैस पास कर रहा है या स्टूल पास कर रहा है तो उसको आराम मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशन पढ़ लेते हैं, तो सल्फर की तरह इन मैनी क्रोनिक डिजीज एब्डोमिनल प्लेथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप्ड सप्रेस्ड इरप्शन, तो ये बिल्कुल सल्फर की तरह है, बहुत सारे क्रोनिक केसेस में ये बिल्कुल सल्फर की तरह काम करता है। जैसे एब्डोमिनल प्लेथोरिया, जैसे जो पेट का हिस्सा है, रीजन है, वो फूल गया है, रेडनेस हो गई है, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन में कंजेशन हो गया है, ठीक है, मतलब फ्लूइड का अकोमुलेशन हो गया है पोर्टल सर्कुलेशन में, हीमोरॉइड्स हो गए हैं, ठीक है, और कोई सप्रेस्ड इरप्शन है, ठीक है, जैसे विंटर में समर में सप्रेस हो गए, फिर विंटर में आ गए, तो उस तरीके के सप्रेस्ड इरप्शन में या हीमोरॉइड्स में या क्रोनिक डिजीज या फिर एब्डोमिनल प्लेथोरा में दे सकते हैं हम इसे, ठीक है, और ये किसके, इन सब मेडिसिन के ये सिमिलर है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।